नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीखेत में सुबह की सैर के दौरान पर्यटकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने और रानीखेत की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन सुविधाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार की पहल की भी जानकारी दी। तो वहीं अल्मोड़ा में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना रहा। आज इस बात का संतोष है कि मैं ये श्री प्रमोद नैनवाल जी जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 के चुनाव में जब खड़े हुए थे, तब मैंने आपके सामने वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे किसी वर्ग का होगा, पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और हमने ये वचन निभाया है भाइयों बहनों। हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और पूरे देश के लोगों ने, जब हमने यूसीसी का कानून लागू किया, पूरे देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने हमारी सरकार के इस फैसले को, इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को हमारे इस समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है भाइयों बहनों। उन्हें लगता है कि एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, क्या हम उत्तराखंड में महिलाओं का शोषण बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या किसी सिर्फ धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को खुली छूट दे सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। वही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसे कट्टर मुल्लावादी कट्टर प्रवृत्तियों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु कांग्रेस के लोगों को हमारे द्वारा इन जिहादियों के खिलाफ की गई जो भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, भाइयों बहनों, जब हम अतिक्रमण हटाते हैं, इस मुगलिया कट्टरवादी सोच को राज्य में नप नपने देने का संकल्प लेते हैं, तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़ी दिक्कत होती है भाइयों बहनों। क्योंकि इन्हीं लोगों ने राज्य में इन जिहादी मानसिकताओं वालों को पनपाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमारी राज्य की डेमोग्राफी को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को राज्य के अंदर बसाने का काम किया है, जहां उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान इस राज्य के अंदर नहीं होता था भाइयों बहनों। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं भाइयों बहनों। मुझे आज इस बात का संतोष है कि मैं ये श्री प्रमोद नैनवाल जी जब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2022 के चुनाव में जब खड़े हुए थे, तब मैंने आपके सामने वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे किसी वर्ग का होगा, पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। और हमने ये वचन निभाया है भाइयों बहनों। हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है और पूरे देश के लोगों ने, जब हमने यूसीसी का कानून लागू किया, पूरे देश के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने हमारी सरकार के इस फैसले को, इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहने का काम किया। लेकिन कांग्रेस को हमारे इस समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है भाइयों बहनों। उन्हें लगता है कि एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, क्या हम उत्तराखंड में महिलाओं का शोषण बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? क्या किसी सिर्फ धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को खुली छूट दे सकते हैं क्या? लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। शासन को और अधिक जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से
हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे सीधे आम जनों के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में यहाँ एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। वहीं नागरिकों को जो पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन तमाम कारणों से या तो कभी वो जा नहीं पाते, कभी उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती, कभी उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, कभी उनके पास संसाधन नहीं हो पाते हैं। इस कारण से वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो वहीं सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। स्टेडियम में उत्साह और खेल भावना का माहौल देखने को मिला। सांसद खेल महोत्सव में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जनपदों बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। वहीं प्रतियोगिताओं के तहत बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित हो रहा ये सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहाँ एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले। तो वहीं क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर आम जन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तराखंड ने राज्यव्यापी विशेष परिवर्तन अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी और स्ट्रीट फूड जोन में औचक निरीक्षण कर मिलावट और आपको बता दें खराब गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
अभी हमने सभी आदेशित किया हुआ है सभी अधिकारियों को कि हमारे उत्तराखंड के अंदर मसूरी है या देहरादून है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश है, रामनगर, नैनीताल, जितने भी हमारे पर्यटन स्थल हैं, इन पर अपनी विशेष निगरानी रखें और इन क्षेत्रों में अपने हमारे पास मोबाइल वैन है, 3 मोबाइल वैन है, उनको भी हमने उसके नोडल जो अपने डीसी लेवल के अधिकारी हैं उनको बताया गया है कि वो रेगुलर जा करके चेकिंग भी वहाँ पर करते रहें और जो बीच जितने भी अपने इंस्पेक्शन करते हैं जो उसकी रिपोर्ट है हमेशा मुख्यालय को प्रेषित करें जिससे कि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। और सभी अधिकारियों को ये भी सूचित किया गया कि कोई इस दौरान कोई भी छुट्टी उनके लिए नहीं है, वो अपने कार्यों पर व्यस्त रहें और उन सभी लोगों को जो आने वाले लोग हैं उनको कोई भी ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए जिससे कि हमारे स्टेट के लिए छवि गलत खराब हो। तो इसलिए हम उसको रेगुलर बेसिस पर हम जाँच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन लोगों को गाड़ियाँ उपलब्ध करा दी गई कि कोई भी ऐसा ना हो कि एनफोर्समेंट में कहीं कमी रह जाए, तो उसके लिए उनको गाड़ियों के लिए आदेशित किया गया। तो वहीं काशीपुर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। आज सुबह से ही पूरे क्षेत्र में घने कोहरे और सफेद चादर छाई रही, जिससे दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। कल की चटक धूप के बाद आज कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक बदलते मौसम के लिहाज से आपको बताते चले जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, जिसके चलते लोगों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। सड़कों पर वाहन रेंगते दिख रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। वहीं हाईवे से लेकर शहर और ग्रामीण इलाकों तक कोहरे का असर साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में ठंड और गहन बढ़ सकती है। तो वहीं आपको बताते चले काशीपुर में मौसम का ये डबल अटैक देखने को मिला। घने कोहरे से विजिबिलिटी जो है शून्य हो गई है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित होता हुआ काशीपुर में मौसम का ये डबल अटैक, जहां घने कोहरे से विजिबिलिटी जो है शून्य होती नजर आ रही है। सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं वाहन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, इस वक्त काशीपुर में मौसम कैसा है? क्या विजिबिलिटी अभी भी कम बनी हुई है? काशीपुर का अगर मौसम की बात करी जाए तो विजिबिलिटी जैसे सुबह के मुकाबले अब थोड़ी सी खुलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब भी कोहरे की चादर में शहर को ढक रखा है। कहीं ना कहीं कोहरे ने अपने आगोश को पूरे शहर को ले रखा और जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वाहन गतिमान हुआ करते थे वो कछुआ चाल से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर के सभी शहरों के यही हाल है। मौसम को लेकर चिटिड़ती हुई ठंड है। लोग घरों में रहने के लिए वो मजबूर हैं और कहीं ना कहीं अलाव का भी सहारा लेकर लोग अपनी ठंड से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर बेजुबान जानवरों की हालत और भी ज्यादा खस्ता दिखाई दे रही है। इंसान तो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे करके बचाव कर रहा है, लेकिन आवारा पशु जो है उनको लेकर ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी, क्या प्रशासन ने ठंड को देखते हुए अलाव या अन्य राहत की व्यवस्था की है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, जिस तरीके से लगातार मौसम ने करवट ली है तो प्रशासन नगर पालिका द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा लगातार अलाव की व्यवस्था जगह जगह कर दी गई, सारे वार्डों में व्यवस्था कर दी गई है। राहगीर जहां बस स्टैंड या फिर राहगीर एकत्र होते हैं किसी सफर को लेकर, कहीं उनके एकत्र करने के स्थान है, वहां अलाव की व्यवस्था हो गई है ताकि वो ठंड से किसी तरीके से अपना सफर बसों का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी अन्य वाहन का इंतजार कर रहे हैं तो वो ठंड से बचकर वो कर सकते हैं। जी अजहर, मैं जानना चाहूँ क्या अगले कुछ दिनों तक कोहरा और गलन ऐसे ही बने रहने की संभावना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग के द्वारा जो बताया गया है, उनके द्वारा अनुमान लगाया गया है कि हमेशा अगले दिन भी अगले कुछ दिनों तक लगातार घना कोहरा रहेगा। लेकिन मौसम का है कि सिर्फ वो एक अनुमान है। अनुमान का हिसाब अगर कल की बात करी जाए तो कल भी घने कोहरे की मौसम विभाग द्वारा बात करी गई थी, लेकिन तेज धूप ने कहीं ना कहीं उनके अनुमान को गलत साबित कर दिया था और चिलचिलाती इस तेज धूप ने कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत दी थी कोहरे से। लेकिन आज फिर वही हाल हो गए हैं कोहरे की घनी चादर में। खाली ये उत्तराखंड के काशीपुर का हाल नहीं, अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड के अलग जिलों की में देहरादून जैसे नैनीताल, हरिद्वार,
नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, गढ़वाल, इन सब जगह पर अपने अपने मौसमों के अलग अलग हाल है। कहीं बर्फ की मार है तो कहीं ना कहीं ड्राई, जिसे कहते हैं सूखी ठंड, जो काफी खतरनाक मानी जाती है, वो ठंड के भी हालात उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। खासकर अल्मोड़ा में ड्राई कोल्ड का प्रकोप सबसे सुबह से ही पाला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। वहां सबसे ज्यादा ठंड का वो है। नैनीताल की अगर बात करी जाए, नैनीताल के ऊंचे इलाकों में कड़ाके की ठंड है और शाम में बादल छटने की भी संभावना जताई जा रही है। जी अजहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में पुलिस ने शहर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। सीमावर्ती चेक पोस्टों, आंतरिक मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक जांच से हड़कंप मच गया। जनपद में प्रवेश करने वाले लोगों को और वाहनों के साथ बस स्टेशनों पर यात्रियों की कड़ी चेकिंग की गई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन भी किया गया। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। तो वहीं हरिद्वार के झबरेड़ा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से नाराज कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति जनता की आवाज बनकर सामने आए। सुबह पहले उन्होंने बिजली कटौती को लेकर चेतावनी दी, लेकिन विभाग की अनदेखी के बाद समर्थकों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के आवासों की बिजली सप्लाई कटवा दी। विधायक ने सख्त कदम को जनता ने साहसिक बताते हुए समर्थन किया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में ये चर्चा तेज हो गई है कि अब अघोषित कटौती पर रोक लगेगी या लापरवाही यूं ही जारी रहेगी। सुबह सुबह बिजली आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है, या लोगों को गर्म पानी चाहिए, या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और कल तो हमारे क्षेत्र में, मैं खाली झबरेड़ा की बात नहीं करूँगा, कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही। और रोज़ का सुबह सुबह का ये हाल है कि रोज़ सुबह सुबह लाइट गायब हो जाती है। तो हमने एसपी साहब को उसी दिन चेतावनी दी थी कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किए, बिजली डिपार्टमेंट को पूरे को चेतावनी दी थी, तो मुझे मजबूरन आकर के आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे, ताकि आप महसूस कर सको कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। आपके भी बच्चों को स्कूल जाना है। मैं माफ़ी चाहते हुए कहता हूँ भाई उनके परिवारजनों से, मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ, उनके जो अधिकारी, उनके परिवारजनों से, अधिकारियों को नहीं। भाई उनके बच्चों को थोड़ी सी आज असुविधा होगी, लेकिन वो भी थोड़ा सा महसूस करेंगे आम आदमी का दर्द। ये खाली जो हमने तार काटे हैं, एसपी साहब काटे हैं, अभी विनोद कुमार पांडे जी के आवास के सामने में इनके घर के हमने तार काटे हैं, एक्शन साहब के हमने इसलिए काटे हैं ताकि ये भी समझ सके, आम आदमी का दर्द समझ सके कि जब सुबह सुबह घर में बिजली नहीं होती है तो कितनी परेशानियों का आम आदमी को सामना करना पड़ता है। इसी को सिखाने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए हमने आज इन अधिकारियों के, कई अधिकारियों के हमने आज ऐसी ऑफिस और कई अधिकारियों के हमने तार काट दिए ताकि वो आम जनता का दर्द महसूस कर सके। तो वहीं किच्छा के हरश्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने हरे राम पाठ के साथ प्रेस वार्ता कर दिल्ली में एमसीडी और डीडीए की कार्यवाही का विरोध किया। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित दरगाह बाबा श्री रतननाथ जी मंदिर परिसर की भूमि को अतिक्रमण बताकर खाली कराया गया। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। आप लोगों को बुलाने का मेन कारण यह है कि हमारे गुरु महाराज जी के स्थान दिल्ली में बीते 29/11 को दिन शनिवार का था और वहां पर डीडीए द्वारा और एमसीडी द्वारा एक बुलडोजर कार्रवाई करी गई। गुरु महाराज जी के स्थान के दोनों साइड में खाली जगह थी, जहाँ पर बड़े जब प्रोग्राम होते थे, आयोजन होते थे, तो एक तरफ लंगर का प्रोग्राम होता था और एक तरफ तुलसी वाटिका, एक बहुत अच्छी तुलसी वाटिका थी, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं। उन्हीं पुष्पों से हमारे वहाँ भगवान जी का श्रृंगार होता था। वो डीडीए द्वारा तोड़ दिया गया
हम उस पे बहुत ज्यादा रोष व्याप्त करते हैं। आप लोगों को बुलाने का सिर्फ मेन कारण ये है। तो वहीं गोवा के एक रिजॉर्ट में हुए भीषण अग्निकांड में मारे गए उत्तराखंड के लोगों के परिजनों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल छाने गांव पहुंचे। हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें उत्तराखंड के 9 निवासी शामिल थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री से मृतकों के परिजनों को एक मुश्त राहत राशि और रोजगार से जोड़ने की मांग की। गोवा के एक रिजॉर्ट में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जानें गई। उसमें से 9 लोग उत्तराखंड से थे। उन 9 लोगों में 5 लोग कर्मचारी थे, उस रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे, और 4 लोग उत्तराखंड मूल के दिल्ली में रहने वाले लोग पर्यटक के रूप में वहां गए थे। उसमें से एक बालक जिसका नाम सुमित नेगी और विकासखंड पावो के छानी गांव का रहने वाला था, वो भी शामिल था। और मैं आज उस बालक के गांव में आ रखा हूँ। मेरे बगल में ये उसके पिताजी बैठे हुए हैं, श्री गजेंद्र सिंह जी, और एक ही बेटा था और वो बेटा दुर्भाग्य से काल कलवित हो गया। लेकिन मैं उत्तराखंड सरकार से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कोई राजनीति की बात नहीं है। इस उम्र में, 29 साल की उम्र में जो बालक हम सब से विदा हो गया, और अन्य भी हमारे जो उत्तराखंड के साथी हैं बहुत कम उम्र के हैं जो काम करने वहाँ गए थे, और वो हमसे सब उनका जीवन समाप्त हो चुका। उनके घरों में, उन तमाम लोगों के घरों में, जैसे मैं यहाँ पर सुमित के घर में देख रहा हूँ, उसके वृद्ध पिता के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, उसकी माता का विलाप देख रहा हूँ, पत्नी का विलाप देख रहा हूँ। तो ऐसे पूरे सभी घरों के चिराग बुझे हैं, उन सब घरों का भी यही हाल होगा। तो वहीं रुड़की के मोहल्ला शोध से वर्ल्ड बैंक कॉलोनी रोड को लेकर चला आ रहा वर्षों पुराना विवाद प्रशासन की दखल से सुलझता नजर आ रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर बने तनाव के बीच तहसीलदार विकास अस्थाई ने नेतृत्व में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पैमाइश कर चुना मार्किंग की गई। और वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही से स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया और विवाद शांत होता नजर आया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। ये विवाद था जिसमें हमने आज यहाँ पे पहुंचे हैं और हमने इसकी थोड़ा डिमार्केशन करी है हमने। तो जितना यहाँ पे रोड बनाने के लिए फिजिबल है तो उतनी हम यहाँ पे चूना मार्किंग कर रहे हैं, उस पर रोड बनाएंगे और दीवार जो है वो उतना पीछे खिसक जाएगी। 4 साल हो गए हमें, 4 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह से ये सड़क चौड़ी हो जाए। हमारे यहाँ लगभग 20-25 हज़ार की आबादी और बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान थे, लेकिन आज शुक्र है ऊपर वाले का, और मैं डीएम साहब का और क्या नाम है एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, इन सभी का बहुत शुक्रगुजार है। और इसमें जो है मान लो हमें सभी ने सपोर्ट करी, हमें विधायक जी ने भी बहुत सपोर्ट करी इसमें हमें, और भाई उन्हीं का आभार भी। और हमें उमेश विधायक जी ने भी बहुत सपोर्ट करी, चरप जैन जी ने भी सपोर्ट करी, और उन सबके सहयोग से और इन मोहल्ले वालों के सहयोग से आज ये काम हो पाया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।